उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सत्र की तैयारियों के संबंध में बुलाई गई 2 बैठकें। सत्र के हंगामेदार शुरुआत के आसार। उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की नई ट्रांसफर पॉलिसी। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का 31 मार्च तक होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर होने वाले पुलिसकर्मियों को देने होंगे 3 विकल्प। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। रविवार को 584 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 85,000 के पार। मैदानी इलाकों में और बढ़ सकती है ठिठुरन। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी। आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारियां पूरी। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार। अनगिनत मुद्दों को उठाया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान जैसे मुद्दे उठेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और बताते चले सत्र की शुरुआत आज होगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पूरी तैयारियां हमने कर रखी है और सरकार को घेरने की कई मुद्दों पर, क्योंकि सरकार ने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ना तो कोई काम किया है और ना ही उस पर बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि सत्र की शुरुआत हंगामेदार होगी, क्योंकि समय अवधि को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि 3 दिन की अवधि बहुत कम है। उनके पास मुद्दे बहुत ज्यादा है जिन पर बातचीत करना जरूरी है। इसीलिए शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर भी मांग करते रहे विपक्ष। उनका कहना है कि कम से कम 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन या 8 दिन की अवधि सत्र की होनी चाहिए थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर 30 दिन भी दे दिए जाए वो भी कांग्रेस को कम लगेंगे। अब देखना होगा कैसे होगी आज सत्र की शुरुआत। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अंकित, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी, क्या आसार नजर आते हैं? देखिए अर्चना, आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन की कार्रवाई के हंगामेदार रहने के आसार हैं, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं। आज पहले दिन अगर सदन के कामकाज की चर्चा करें तो उसमें जो दिवंगत जो 5 विधायक हैं, मतलब उसमें जो सिटिंग एमएलए हैं सुरेंद्र सिंह जीना, इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इस तरीके तमाम जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सदन के पटल पर जो हमारा अनुपूरक बजट है उसको पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर कल 5 विधेयक सरकार सदन के पटल पर रखेगी, उसको पास कराएगी और कई विधायकों के करीब 484 सवाल भी विधानसभा को मिले हैं, जिसका सरकार जवाब देगी। तो आज पहले दिन अर्चना काफी हंगामेदार रहने के आसार है और सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और इस तरीके अनगिनत मुद्दों को सदन में उठाएगा। अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। आज से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने बीते दिन गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर काल्पनिक विधानसभा सत्र चलाया। वहीं विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग किए जाने को लेकर शासकीय प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष जन समस्याओं को उठाने में हमेशा नाकाम रहा है। पिछली बार सत्र हुआ उसमें महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण चर्चा नहीं हो पाई। इसी के साथ मदन कौशिक ने यह भी कहा कि कोविड-19 के दौर में 3 दिन का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए विधानसभा में सर्वदलीय और कार्य मंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर मंथन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बताया कि विपक्ष के नेताओं ने शांतिपूर्ण सत्र चलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सत्र में 5 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही अब तक 484 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं जो सदन में उठाए जाएंगे। तो वहीं विपक्ष की मांग पर इस सत्र में प्रश्नकाल भी चलेगा। कोरोना से बचाव के लिए सभी विधायकों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। बिना कोरोना जांच की नेगेटिव लाए बिना किसी भी विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी और साथ ही साथ ये साफ और सीधा तय है कि बिना किसी टेस्ट के किसी को भी सदन में प्रवेश नहीं मिलेगा और जो जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी सिर्फ वही सदन में प्रवेश कर पाएगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी, अपर सचिव और प्रमुख निजी सचिव समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम के अपर सचिव प्रदीप रावत, प्रमुख निजी सचिव के मदान और कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में 52 लोगों के लिए सैंपल गए थे। अपर सचिव, प्रमुख निजी सचिव, एक ड्राइवर और उसी के साथ किचन का कर्मचारी संक्रमित कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये सभी लोग होम आइसोलेट हो गए हैं। यानी कि लगातार जहां कोरोना लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है तो वहीं पर तमाम बड़े दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं जो कि होम आइसोलेट हैं। उनकी बड़ी बेटी और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं, वो होम आइसोलेट हैं। और उसी के साथ अब अपर सचिव और प्रमुख निजी सचिव समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इन सभी लोगों ने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है। लेकिन बड़ी बात ये कि जहां कोरोना को रोकने का प्रयास प्रदेश के मुखिया कर रहे थे लेकिन वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, जनता के बीच जाना, लोगों से बातचीत करना और उसी के साथ तमाम अन्य जगहों पर जाकर बैठ के करना और ये एक सबसे बड़ा खतरा है संक्रमण का फैलने का। और जिसकी चपेट में मुख्यमंत्री आए उसी के साथ अब अपर सचिव और प्रमुख निजी सचिव, एक ड्राइवर और किचन का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या हालात, उसको लेकर ताजा अपडेट आपको दे। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। उत्तराखंड में 464 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 86,000 के पार पहुंच गई। अब तक 86,317 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में 347 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 77,673 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 89% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 6,177 एक्टिव केसेस हैं और राज्य में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक 1,413 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में आधा दर्जन से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। इनमें लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव आने से शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट कर दिया तो वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। आज फिर लक्सर में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद से पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और इसके अंदर बीआरसी कार्यालय भी है। यानी कि यदि बात की जाए तो कम से कम 2 कार्यालय बड़े हैं जिनमें शिक्षा विभाग के दर्जन भर कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और प्रशासन ने इसे 48 घंटे के लिए सील कर दिया है। इस तरह ही देहात क्षेत्र में जो सरकारी दफ्तर हैं उन सब की अब
कहीं ना कहीं कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। जो अन्य दफ्तर हैं, बैंक्स आदि हैं या फिर तहसील है, उन सब पर भी कहीं ना कहीं सैंपलिंग का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कोरोना महामारी को मात दी जा सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कौड़िया कोटद्वार में आयोजित सेना भर्ती रैली से शुरू हो गई है। रैली के पहले दिन उत्तरकाशी जिले की 8 तहसील के 37 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 2500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 2500 युवाओं ने भर्ती होने के लिए कैंप के दरबान सिंह स्टेडियम में 1600 मीटर की दौड़ लगाई। अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी के निर्देशन में 150 के समूह में युवाओं को 1600 मीटर दौड़ के रूप में मैदान के 4 चक्कर लगवाए गए। दौड़ पूरी करने वाले युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण किया गया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी, उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की नई ट्रांसफर पॉलिसी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का 31 मार्च तक ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने वाले पुलिसकर्मियों को 3 विकल्प देने होंगे। पहाड़ी और मैदानी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। ट्रांसफर होने वाले पुलिसकर्मियों को 3 विकल्प देने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि एक नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है, ताकि जो एक ही जगह पर लंबे समय से रह रहा है जो है उसके कार्यकाल में बदलाव हो सके, उसका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह कर दिया जाए। और जिस तरह से मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं, उनको देखते हुए का जो है पुलिसकर्मियों के कार्यकाल में बदलाव होगा। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब यात्रा काल के आय की रकमों का कुल आंकड़ा जोड़ लिया गया। कोविड-19 के चलते इस बार यमुनोत्री धाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा महज 1.5 माह की थी, जिसमें कुल 7,856 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम पहुंचकर किए। कोविड-19 के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा इस बार भरेलगाड़ में भूस्खलन के कारण काफी दिनों तक प्रभावित रही। 1.5 माह चली यात्रा के बीच मंदिर समिति को रोजाना के लिहाज से 1,500 प्रतिदिन आए हुए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष का यह कहना है कि कम दिनों की यात्रा में आय प्राप्त। जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनावों की घोषणा के बाद सरगर्मियां तेज होने लगी है। चुनाव अधिकारी राजा राम राजपूत ने सभी व्यापारियों से सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। चुनाव अधिकारी श्री राजपूत ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ये बताया कि विगत 15 दिसंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है, जो कि 30 दिसंबर तक नए सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही 11 जनवरी को होगा नामांकन, 15 जनवरी को नाम वापस होगी। इसके बाद 25 जनवरी को मतदान होगा। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापार मंडल चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री कई पदों के लिए होगा। प्रदेश के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उधम सिंह नगर जिले में समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुराग शंकरधर को पुलिस ने देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार किया। ये भी बता दें, छात्रवृत्ति घोटाले मामले में वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति घोटाले में अनियमितता मिलने पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। पहले चरण की जांच में बाहरी राज्यों में कॉलेज और छात्रों से पूछताछ की गई। इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर जिले में 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि कई मुकदमे पीसी एक्ट में परिवर्तित हो चुके हैं। मामले में वांछित चल रहे जिले के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंकरधर को देहरादून में पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया। छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा, आईटीआई में कई मुकदमे कायम हैं
इनमें से कुछ मुकदमे पीसी एक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें पूर्व समाज कल्याण अधिकारी जो यहाँ उधम सिंह नगर में नियुक्त थे वो वांछित चल रहे थे। कल उनको देहरादून से अरेस्ट करके लाया गया है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी जो इसमें मुलजिम हैं उनके खिलाफ भी हम एविडेंस कलेक्ट कर लिए हमने और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग 49 मुकदमे हमारे क्षेत्र में इसमें कायम है और इसमें रिपीटेडली वही मुलजिम है। कुछ मुलजिम ऐसे हैं जो रिपीटेड कई मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर पौड़ी में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी कि IRS के विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आपदा की घटनाओं के दौरान किस तरह से आपदा राहत और बचाव कार्य टीम एक पूर्ण योजना के साथ राहत बचाव कार्य में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की निर्धारित प्लानिंग के तहत जुटेगी। इसकी जानकारी जिले के उन तमाम अधिकारियों को दी गई जिनके दायित्व किसी आपदा के घटित होने पर अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य को एक निर्धारित प्लानिंग के तहत करने पर राहत बचाव कार्य आखिर कितना कारगर सिद्ध होता है, ये एक प्रोजेक्ट के जरिए विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण में समझाया और बताया कि अधिक बारिश, भूकंप और शीत मौसम में बर्फबारी के अधिक होने पर किसी घटना के घटित हो जाने पर आखिर किस तरह से इंसिडेंट रिस्पांस टीम कार्य करेगी। ये जानकारी आपदा प्रबंधन टीम के साथ साझा की गई। पौड़ी में आयोजित की गई कार्यशाला आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा भी हुई। तो वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्रों का धरना प्रदर्शन 10 दिन से लगातार जारी है। स्कूली छात्रों के धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों के लोग समर्थन कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं देती तब तक वो दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं छात्राओं का समर्थन कर रही सुनीता बाजवा ने ये कहा है कि उनके पति दिल्ली में धरना दे रहे हैं तो वो बाजपुर में छात्रों के धरना प्रदर्शन में भाग लेकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। गदरपुर मटकोटा मार्गे में छत्रपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर 6वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने ओवरब्रिज की मांग को लेकर बेमियादी धरने में क्षेत्र के तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर तक मांगे नहीं मानने पर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार की अगुवाई में धरना देने वाले लोगों ने ये कहा कि छत्रपुर रेलवे क्रॉसिंग पर जो है ट्रेनों की आवाजाही से फाटक बंद होने से भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लोगों को घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। वहीं 3 दिसंबर को इस संबंध में डीएम के माध्यम से रेलवे मंत्री को ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वजह से मजबूरन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ा है। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमता थाना क्षेत्र के नानक सागर डैम में कल शाम से गायब एक युवक का शव मिला, जहां मृतक युवक के दोनों हाथ बंधे हुए थे। तो वहीं थोड़ी दूरी पर ही पुलिस को युवक की बाइक और जैकेट भी बरामद हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं पर एसएसपी ने घटनास्थल का मौके पर मोबाइल लेकर हत्या के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर जल्द मामले के खुलासे की आपको बता दें कि भोगपुर गांव के एक व्यक्ति द्वारा कुछ दिन पहले लक्सर पुलिस को बाइक चोरी की तहरीर दी गई थी, जिसको लेकर चेकिंग अभियान चलाकर लक्सर पुलिस ने चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। बाइक को खड़ी हो जान कोतवाली के एसएसआई नितेश शर्मा ने यह बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बाइक को खड़ी हो जान
खबर लक्सर से है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस टीम के साथ सिद्धरू गांव के छापा मारकर फर्जी मेडिकल स्टोर पकड़ा है। स्टोर की जांच की गई तो पता चला कि जिस फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट पर दवाएं बेची जा रही है वो इंसान दुकान पर मौजूद ही नहीं रहता। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही स्टॉक मेंटेन और ना ही कोई मैनेजमेंट के लिए रजिस्टर बनाया गया। तमाम कमियां मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने कई दवाओं के सैंपल लिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा है कि शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक को कोतवाली लक्सर के सुपुर्द कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। नाम देना जरा। रिपोर्ट बना रहे हैं नाम देना जरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जानकारी मौसम से जुड़ी आपको देते चले। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में और ठंड बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक रहेगी कड़ाके की ठंड। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है, अभी ठंड बरकरार रहने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड रहेगी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है और लगातार ये ठंड बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि 22 दिसंबर तक ये कड़ाके की ठंड इसी तरह से लोगों को परेशान करती रहेगी। और उत्तराखंड की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो खबर जोशीमठ से है, जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ने इन दिनों वन्य जीव तस्करों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये भी बता दें कि इन दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जरिए कई तस्करों के गिरोह को भी गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन शुक्रवार को जब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम गश्त के लिए फूलों की घाटी की ओर निकली तो रास्ते पर बर्फ अधिक होने के कारण टीम को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। ये बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम गश्त के लिए फूलों की घाटी की ओर बढ़ रही थी, तभी बामण धौण के पास बर्फ अधिक होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। लोक निर्माण विभाग इन दिनों जोशीमठ की सड़कों पर बने हुए गड्ढे भरने में जुटा हुआ है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के कार्य में अनियमितताएं साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के जरिए बीते 2 दिन पहले जोशीमठ नरसिंह मंदिर को जोड़ने वाली लिंक रोड पर डमरीकरण किया गया था, जो कि दूसरे ही दिन उखड़ने लगा है। लोक निर्माण विभाग के जरिए किए गए कार्य में अनियमितताएं इतनी है कि सड़कों पर बिछा डामर मात्र हाथ लगाने से ही उखड़ जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सदैव से ही काम के नाम पर मात्र लीपापोती की जाती है। सड़कों पर फैले डामर पर वाहन फिसलकर दुर्घटना होने की भी संभावना है। लोक निर्माण विभाग मात्र खाना पूर्ति के लिए सड़कों पर बने हुए गड्ढों को भर रहा है, पर सड़कों पर बने गड्ढे भरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हिंदी खबर की टीम ने जब लोक निर्माण विभाग के कार्यों का जायजा लिया तो लोक निर्माण विभाग की पोल पट्टी खोलने वाली तस्वीरें सामने आई। आप इन सड़कों पर देख सकते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढों को भरने के लिए जो डामरीकरण सड़कों पर किया गया था, वो डामरीकरण मात्र हाथ मारने से यहाँ पर उखड़ रहा है। इस पर जो वाहन है उनसे दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग मात्र जनता को बरगलाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए इस प्रकार के निर्माण कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। अभिषेक अग्रवाल, हिंदी खबर, जोशीमठ। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती ठंड का असर अब जंगली जानवरों और पक्षियों पर भी पड़ने लगा है, जिसके चलते जंगल में धूप न मिलने से अक्सर जंगल में रहने वाले विलुप्त प्रजाति के पक्षी अब शहरी क्षेत्रों में घरों के ऊपर देखे जाने लगे हैं। मामला रविवार की सुबह का है। एक विलुप्त प्रजाति का अमेरिकन उल्लू जंगल से निकलकर हरबर्टपुर स्थित एक घर के ऊपर देखा गया। उसकी सूचना चक्राता वन विभाग की तिमली रेंज के अधिकारी को दी गई। वन दरोगा JS नौटियाल ने मौके पर पहुंचे और अमेरिकन प्रजाति के उल्लू को पिंजरे में कैद कर रेंज कार्यालय लाया गया।
पिंजरे में कैद उल्लू को अंधेरे के समय वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।